हाँ जी बच्चों, अब हेडिंग डालो जल्दी से। फ्रूट, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? फ्रूट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। हेडिंग है फ्रूट। ठीक, एक तो इस चैप्टर की बिगिनिंग पे ध्यान दीजिए। आपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट को समझा था किन्हें बोलते हैं, तो आपने कहा था सर ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें सीड है। हमने सीड तो जिम्नोस्पर्म में भी हैं। आपने कहा सर बिल्कुल सही, जिम्नोस्पर्म में सीड्स ओपन थे, नेक्ड थे। आपने हमें बताया था कि जिम्नोस्पर्म में ऐसे कोन लगते हैं और यहाँ इन रिप्रोडक्टिव लीफ में ओपन सीड प्रोड्यूस होते हैं, और एंजियोस्पर्म के अंदर सीड्स आर कवर्ड विद इन फ्रूट्स। हमने बिल्कुल सही। तो हमने कहा ये फ्रूट का फॉर्मेशन है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वो एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर एक, फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट ओवरी से फॉर्म होता है। पहले सारा कुछ सुन लीजिए। ओवरी क्या है? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कार्पल और पिस्टिल। दिस लोअर पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ये जो लोअर पार्ट है पिस्टिल का, इसे ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर एक कैविटी है, याद करिए, लोक्यूल। दिस इज कॉल्ड लोक्यूल। और लोक्यूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ओव्यूल। एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, सब बातें हो चुकी हैं। ये ओवरी वॉल है, ये पूरी तो ओवरी हो गई। ये ओवरी वॉल है और ये सीड है, यानी कि ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओवरी वॉल एंड ओव्यूल। सीड कहेंगे तब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट दिस ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैच्योर्स इनटू सीड। तो एक ओवरी है और ओवरी के अंदर ओवरी वॉल है। दिस इज द ओवरी वॉल, दिस इज ओव्यूल, दिस इज स्टाइल और दिस इज स्टिग्मा। ठीक, ड्यूरिंग पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर अराइव्ड एट द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आते हैं। और पोलिनेशन एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा इलॉबरेट टॉपिक है, जो 12th के सेकंड चैप्टर में डिस्कस होगा। 2 पेज उसके ऊपर है। लेकिन पोलन ग्रेन्स आए जिसके अंदर मेल गैमिट है, थोड़ा सा हम 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे पोलिनेशन, तभी जरा सही लगेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर अराइव्ड एट द स्टिग्मा। यहाँ पर हवा से, अगर एक्वेटिक प्लांट है वाटर से, या कोई लिविंग इंसेक्ट या कोई बर्ड यहाँ पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करती है। फिर पोलन ग्रेन यहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर कर एक ट्यूब बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब मेल गैमेट को, और एक ओव्यूल में एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये ओपनिंग है। पोलन ट्यूब मेल गैमेट को ट्रांसफर कर देती है, और पोलन ट्यूब कंटिन्यूअसली ग्रो करती है टूवर्ड्स द ओवरी। क्योंकि ओवरी, जैसे हम ये कहें कि अगर हम ये पेन छोड़ दें कहाँ जाएगा? आपने कहीं ज़मीन की तरफ जाएगा सर, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी इसको स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही है। तो यानी कि अगर इस पेन को ग्रेविटी की तरफ जाना है, जैसे रूट आप कहते हो, पढ़ चुके होंगे रूट 9th-10th में, कि रूट ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, तो आप कहते हैं जियोट्रोपिज्म है। ऐसे ही स्टम हमेशा लाइट की तरफ जाता है तो फोटोट्रोपिज्म है। रूट हमेशा जाती है ग्रेविटी की तरफ तो जियोट्रोपिज्म है। अगर स्टिमुलस ग्रेविटी प्रोवाइड करती है जियोट्रोपिज्म है, ग्रेविटोट्रोपिज्म है, और अगर लाइट देती है तो फोटोट्रोपिज्म है। फोटो मतलब लाइट। ऐसे ओवरी के केमिकल स्टिमुलस देते हैं पोलन ट्यूब को, और पोलन ट्यूब कंटिन्यूअसली इन केमिकल्स ऑफ ओवरी की तरफ, यानी न्यूट्रिएंट्स ऑफ ओवरी की तरफ ग्रो करती है। इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहो तो साइड में नोट कर लीजिए आप, कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ ड्यू टू किसकी वजह से? कीमोट्रोपिज्म की वजह से है, केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ओवरी की वजह से। और ये पोलन ट्यूब अल्टीमेटली एंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, और वहाँ जाकर रप्चर्स हो जाती है। इट रप्चर्स एंड रिलीजेज द मेल गैमेट। फीमेल गैमेट ऑलरेडी ओव्यूल में प्रेजेंट है, और ये फ्यूज हुए और फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या चेंज आते हैं? चेंज ये आते हैं क्योंकि स्टिग्मा और स्टाइल का फंक्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि स्टिग्मा का काम है जस्ट एक्ट एज रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए बना है। स्टाइल का काम है टू अलाउ द पाथ, ये रास्ता देती है, और अल्टीमेटली दे डिजनरेट, ये डिजनरेट हो जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी, जो ओवरी की वाल है, ओवरी मतलब पूरा है जिसमें ओव्यूल भी है,
ओवरी के अंदर सेल डिवीजन हुआ और इट इंक्रीजेज इन साइज एंड मैंगो को ध्यान में रख के हम बना रहे हैं और अल्टीमेटली इट बिकम्स फ्रूट। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल चेंजेस इनटू मैच्योर्स इनटू सीड। जो ओव्यूल है वो सीड बन गया, जो ओवरी है वो फ्रूट बन गई, और जो ओवरी वाल थी, अब ये यही ओवरी, देखो ये ओवरी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनना, ये ओवरी है, पूरा तो ओवरी है, ये ओवरी वॉल है, अब ये फ्रूट में चेंज हो गई। अब ये फ्रूट के अंदर ये पूरा तो फ्रूट है, लेकिन ये ओवरी वाल अब फ्रूट वाल हो गई कि नहीं हो गई? तो ओवरी वॉल ही किसी में मैच्योर हो जाते फ्रूट वॉल में, जिसे टेक्निकली पेरिकार्प कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्प। और जो अंदर ओव्यूल किसी में मैच्योर हुआ? सीड में मैच्योर हुआ। जो फर्टिलाइजेशन हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट किस में डेवलप होने लगेगा? एम्ब्रियो में। इस चैप्टर में ध्यान दीजिए, पहली क्लास में जो बच्चा पहली क्लास में था वही समझेगा कि हमने 1 ग्राम सीड लिया था और उसको इसके सीड कोट हटाए थे हमने, सीड कोट हटा के 2 कोटिलिडन देखे थे, फिर उन कोटिलिडन को हटाकर हमने ऐसे पूरा एम्ब्रियोनल या एम्ब्रियो एक्सिस दिखाया था। अभी इस क्लास के बाद वो फिर फर्स्ट क्लास का पढ़ना जरूर। एक एंड पर प्लीम्यूल था दैट ग्रोज एंड बिकम्स द स्टम, दूसरे एंड पर रेडिकल था दैट ग्रोज एंड बिकम्स द रूट। सब कुछ याद आ गया? आपने कहा याद आ गया। तो हमने कहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट एंड ओवरी वॉल बिकम्स फ्रूट वॉल। सेकंड, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टिमुलस मिलता है और ये ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट हो जाती है, यानी कि फ्रूट का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन भी, कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है सर और ओवरी के अंदर मैच्योरिटी आने लगी और ओवरी का साइज इंक्रीज होने लगा, सेल डिवीजन तेज होने लगा और इट बिकम्स फ्रूट? यानी कि इट मीन्स यू आर सेइंग दैट फ्रूट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपने कहा ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली सर। तो हमने कहा बिल्कुल, एक जरूरी ऐसी कंडीशन प्लांट्स में देखने को मिली है कि ओवरी के अंदर खुद से इतने हार्मोन्स बन गए हैं, क्योंकि यूजुअली प्लांट हार्मोन पोलिनेशन में कुछ पोलन ग्रेन्स के होते हैं, कुछ ओवरी के होते हैं, और जब ये इतने हार्मोन हो जाते हैं तो ओवरी मैच्योर होने लगती है। पर कुछ प्लांट्स में अपने आप ही इतने ओव्यूल है, अपने आप में ही इतने हार्मोन्स है कि वो अपने आप स्टिमुलस होकर के, अपने आप ही स्टिमुलेट होकर के फ्रूट बनाने लगती है। तो आपने कहा ऐसा कोई एग्जाम्पल है? हमने बनाना है। जो बनाना हम खाते हैं उसमें आपको सीड कहाँ दिखते हैं? आप बनाना में से ऐसी कोई चीज़ निकाल ही नहीं सकते कि जिससे जर्मिनेट करा के नया प्लांट बना लें। यानी कि बनाना, जब आप केला इस बार खाएं तो केले में ब्लैक ब्लैक डॉट देखना आप, वो ब्लैक ब्लैक डॉट क्या है तो वो ओव्यूल है, लेकिन इनके अंदर फर्टिलाइजेशन ही नहीं है। यानी कि जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनते हैं तो उस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी इज द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जब मान लीजिए ये बनाना की ओवरी है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, अंदर ओव्यूल है, ये फ्रूट बन गया है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी से फ्रूट बन गया है, तो अंदर ओव्यूल जो है, क्या ओव्यूल के अंदर जाइगोट होगा? क्या एम्ब्रियो होगा? आपने कहा नहीं होगा, क्योंकि सर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो जाइगोट इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, ऐसे फ्रूट को हम सीडलेस फ्रूट कहते हैं। आपने कहा ओव्यूल तो है ना सर, ओव्यूल तो है सर, तो सीड तो हो गए। अगर ये फ्रूट बन गए तो सीड बन गए। हमने वो सीड ही क्या जिसमें एम्ब्रियो ना हो, वो स्टूडेंट ही क्या जो स्टडी ना करे। तो स्टूडेंट वही जो स्टडी करे, टीचर वही जो टीच करे, ऐसे ही सीड वही जिसमें एम्ब्रियो हो, जो जर्मिनेट हो। तो जब इसके अंदर एम्ब्रियो नहीं है तो आप इसे सीड कैसे कंसीडर कर सकते हैं? कोई स्टूडेंट है, स्कूल में एडमिशन ले लिया है, पढ़ाई वो करता नहीं है, किताब वो बिल्कुल उठाकर देखता नहीं है, तो क्या आप उसे ट्रूली स्टूडेंट कहेंगे? तो इसलिए सच फ्रूट्स विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी मीन्स ए फिनोमिना इन विच फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनते हैं उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं और फिनोमिना को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और ऐसे सीड नहीं कहलाते, पार्थेनोकार्पिक सीड कहलाते हैं, और ये होलो सीड होते हैं बिकॉज दे लैक द एम्ब्रियो। तो बिल्कुल फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है,
जल्दी से 2 लाइन छोड़ के तेजी से लिखिए। हेडिंग है फ्रूट। फ्रूट formation is the characteristic of flowering plants only। ये फ्लावरिंग प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक है, यानी एंजियोस्पर्म्स की करेक्टरिस्टिक्स है। अगली लाइन, फ्रूट इज ए matured or ripened offering। Next line, fruit is formed from ovary after fertilization। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फ्रूट ओवरी से बनते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। द फ्रूट्स कोर्स में नहीं है पर आपको तो आना चाहिए, 12th में आएगा वैसे। द फ्रूट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरीज आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। तो आपने कहा ओवरी के अलावा कहीं और से भी बन सकते हैं सर, कि अगर सर आप ये लाइन ना लिखते ना तो हमारे दिमाग में कोई बात नहीं आती, हम सिर्फ याद कर लेते कि फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पर जब आपने हमें एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़ाई कि जो ओवरी से बने उसे ट्रू कहते हैं, तो दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि ओवरी के अलावा भी किसी से बनता है। हमने कहा 12th में सीख लेना आप। आपने कहा सर अब दिमाग में आ गया, अभी सिखा दो प्लीज़। तो हमने ठीक है सीख लीजिए। आपने 3 तरह के आपने फ्लावर क्लासीफाई किए थे ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ ओवरी। आपने किया था सर कि एक तो जिसके अंदर ओवरी टॉप मोस्ट पोजीशन थी, हाइपोगाइनस फ्लावर था, ओवरी सुपीरियर थी। फिर एक के अंदर आपने कहा था हाफ इंसर्ट हो गई थी सर ओवरी, पेरीगाइनस था। हमने ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल वगैरह याद है सर? बिल्कुल याद है, प्लम है, पीच है, रोज़ है, सब याद है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है, सब हमने याद कर रखा। आप ब्रिंजल है, आप टेंशन मत लीजिए सर। हमने कहा तीसरा आपने पढ़ाया था कि इतना ज़्यादा थैलेमस के अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर बन गई थी कि ओवरी फुल्ली इंसर्ट हो गई थी। हमने ठीक है। तो हमने कहा एप्पल में पता है यही पाया जाता है। आपने कहा एप्पल तो नहीं था इसका एग्जाम्पल। हमने फिर क्या था? आपने कहा सनफ्लावर था, कुकुम्बर था, गुआवा था। हमने पूरी बोटनी 3 ही एग्जाम्पल में कंप्लीट कर दोगे। जो कोर्स में था वो तो आपने याद कर लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चल लेते हैं, एक्स्ट्रा ही तो पढ़ रहे हैं हम। तो बना किसके अंदर? एप्पल के अंदर भी एपिगाइनस फ्लावर है, यानी कि ओवरी इन्फीरियर है और सारे पार्ट्स ऊपर से हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एप्पल में क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस थैलेमस increases in size. This thalamus increases in size and it stores the food and stores the food. और ये फूड को स्टोर करता है और यही हम और आप खाते हैं। तो जब आप एप्पल इस बार काटें तो आपको वहाँ पर ये ओवरी भी दिखाई देगी, कैविटी दिखाई देगी और ये ओव्यूल भी सीड बन के दिखाई देंगे। तो आपको बिल्कुल अब एप्पल ही लग रहा होगा। तो ये जो आप खा रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये है थैलेमस। तो एप्पल के अंदर एडिबल चीज़ क्या है? खाने वाली चीज़ क्या है? आपने कहा थैलेमस। तो सच फ्रूट्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट, फ्लावर के किसी और पार्ट से, ओवरी को छोड़कर, एक्सेप्ट ओवरी, किसी और पार्ट से अगर फ्रूट बने तो फॉल्स फ्रूट है। तो एप्पल इज द फॉल्स फ्रूट। 12th में जरूर बता देना, फिलहाल तो कोई नहीं पूछने वाला आपसे। एप्पल कौन सा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है। ये ध्यान रखना नीट के हिसाब से। एप्पल भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, कैस्यू नट भी है, पर फिलहाल तो अभी एक से काम चला लीजिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है। फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 2 लाइन छोड़कर हेडिंग डालिए पार्थेनोकार्पी। व्हाट डू मीन बाय पार्थेनोकार्पी? इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ovary without
fertilization is known as, या कोमा लगा के, this phenomena is known as parthenocarpy, and such fruits are called parthenocarpic fruits. डार्क अंडरलाइन एग्जाम्पल, एक लाइन छोड़ के लिखना एग्जाम्पल, कोर्स में नहीं है पर आप लिख लीजिए, 12th में है, एक लाइन छोड़कर लिख लीजिए बनाना, जल्दी से नोट करिए, फिर मिटा करके अगली बात लिखते हैं। बनाना के बाद 2 लाइन छोड़ दीजिए, parthenocarpic fruits are seedless fruits। और हम किसी भी फ्रूट में, प्लांट में आर्टिफिशियल भी इंड्यूस कर सकते हैं। प्लांट हार्मोन्स का स्प्रे कर हम किसी भी ओवरी को विदाउट फर्टिलाइजेशन मैच्योर करा सकते हैं। आपने कहा कैसे, हमने वेट कर लीजिए 15 चैप्टर तक, और वेट नहीं कर सकते तो बुक खोल करके आज आप पढ़ना, 15 चैप्टर में आप पढ़ेंगे ऑक्सिन जिबरलिन कैन इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी। पर पार्थेनोकार्पी क्या, ये हम सिखा के भेज रहे हैं 15 में आपको, ठीक है, कि पार्थेनोकार्पी एक ऐसा फिनोमिना है जब ओवरी से फ्रूट बने और विदाउट फर्टिलाइजेशन बने, और नेचुरली किस में होता है, वो बनाना में होता है। 2 लाइन छोड़ दीजिए। ए फ्रूट, पहले कुछ पॉइंट लिखते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए ओवरी है, ठीक है, एक लाइन छोड़कर ओवरी वॉल, एक लाइन छोड़कर ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में मैच्योर होगी, आपने कहा फ्रूट में, और हमने कहा ओवरी वॉल, आपने कहा फ्रूट वॉल में, हमने ओव्यूल, आपने कहा सीड में। हमने ठीक है, ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट, दिस इज फ्रूट वॉल, और हमने फ्रूट वॉल को टेक्निकली क्या बोलते हैं, आपने कहा पेरिकार्प। ओव्यूल किस में मैच्योर होगा, आपने कहा सीड। सीड हमने 2 पढ़ लिए हैं, मोनोकोट भी होते हैं, डाइकोट भी होते हैं, पूरा पहली क्लास में पढ़ा दिया था अच्छे से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप यहाँ भी लिख लेना, आप यहाँ भी लिख लेना, रिक्वेस्ट है लिख लेना, आप छोड़ देते हैं और इसे बॉक्स में कर दीजिए। तो एक फ्रूट के अंदर क्या चीज़ है, फ्रूट के अंदर 2 ही चीज़ है, क्योंकि फ्रूट ओवरी है और ओवरी में 2 चीज़ें, ओवरी वॉल है और ओव्यूल है। तो जब वो ओवरी फ्रूट बनेगी तो फ्रूट वॉल है और अंदर सीड है। ए फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, नंबर 1 फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प, नंबर 2 सीड। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है हम किसकी बात कर रहे हैं। अब ये जो पेरिकार्प है बहुत ध्यान से समझना है, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये एक सीड है, यानी पहले ये ओव्यूल रहा होगा, ये सीड है, ये भी सीड है, ठीक है, दोनों सीड हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड। दिस इज द पेरिकार्प। ये जो रेड कलर से दिखा रहे हैं पेरिकार्प है, ये पेरिकार्प है। दुनिया में 2 तरह के फ्रूट आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर ये पेरिकार्प बिल्कुल ड्राई होकर, एक मेम्ब्रेन होकर, एक बिल्कुल ऐसी लेयर होकर सीड से अटैच हो जाती है, और सीड का जो कवर है उसे सीड कोट कहते हैं। अगर एक काला चना हमारे पास है, कोई भी सीड है, बादाम है, उसके छिलके को सीड कोट कहते हैं। यानी कि अगर ये सीड है ब्लैक ब्लैक, तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको ब्लैक वाली, ये सीड कोट रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये सीड है, सीड के ऊपर एक सीड कोट प्रेजेंट है।
तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द फ्रूट। एक ऐसे फ्रूट है जिसके अंदर ये पेरिकार्प बिकम्स ड्राई पेपरी, पेपरी मतलब पेपर लाइक, पेपरी हो जाती है एकदम, और फ्यूज हो जाती है, अच्छे से फॉर्मली अटैच हो जाती है सीड कोट से, और आप हटा नहीं सकते उसे इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो फ्रूट तो ये भी है। आपने कहा ये भी फ्रूट है। हमने कहा हर बार उस चीज़ को फ्रूट मत समझा करो जिसे खाया जा सके, जिसमें जो पल्पी हो, जो फ्लैसी हो, सॉफ्ट हो, जैसे आम, ये भी फ्रूट है पर इनको ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स। और नॉर्मल भाषा में जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं वो इसलिए ड्राई बोल देते हैं क्योंकि वो फ्लैसी नहीं है, पर बोटनी में ड्राई फ्रूट उसे कहते हैं जिसका पेरिकार्प ड्राई होकर, मेम्ब्रेन होकर, एक पतली सी लेयर होकर के चिपक जाए। तो आपके हाथ में आज के बाद अगर गेहूं का दाना आ जाए ना, तो सीड नहीं है वो गेहूं का दाना, वो फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है। और जो उसके ऊपर येलो येलो आप देखते हैं ना कवर, वो ओवरीवॉल है, वो फ्रूट पेरिकार्प है। और जिसमें पेरिकार्प है वो फ्रूट है। वो बात अलग है, बड़ा लजीज नहीं है, बड़ा स्वाद नहीं लगता आम और लीची की तरह, ठीक है, लेकिन वो ड्राई फ्रूट है। भुट्टे के दाने, मक्का के दाने फ्रूट है, बाजरा फ्रूट है, चावल फ्रूट है, ऑल सीरियल्स आर फ्रूट है, क्योंकि उनके अंदर पेरिकार्प ड्राई एंड पेपरी है एंड फ्यूज्ड विद सीड कोट है। तो पेरिकार्प सीड कोट के साथ अटैच हो जाती है। लेकिन ये पेरिकार्प हमेशा ड्राई हो ऐसा भी नहीं है। आप मैंगो में देखिए कितना मज़ेदार है। आपने कहा मैंगो तो बड़ा मज़ेदार है सर, हमने कहा मैंगो बड़ा मज़ेदार है कि हाँ जी सर, और मैंगो शेक में तो मज़ा आ जाता है। हमने मैंगो तक ही रहिए प्लीज़। ये मैंगो है, ये छिलका है जिसे आप उतारते हैं ऊपर से, ये जो ऊपर से आप उतारते हैं ये इसका कवर है। आप ही मैंगो आपके घर में ही होंगे अभी भी, नहीं तो कल ले लेना। तो आप देखना ऊपर का जो छिलका है इसे एपिकार्प कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एपिकार्प। अभी वैसे रफ बना रहे हैं। फिर ये येलो येलो जो पार्ट आता है ना जिसे हम मज़ेदार तरीके से खाते हैं, ये मीजोकार्प है। मीजोकार्प बड़ा फ्लैसी है, बड़ा पल्पी है, गूदेदार है। और आपने कहा सर फिर गुठली आ जाती है। हमने गुठली क्या है कि सर पता नहीं क्या है, गुठली ऐसे हिलाते तो अंदर कुछ आवाज़ आती है। हमने वो अंदर सीड है, और जिसे आपने पकड़ा हुआ है ना वो एंडोकार्प है, यानी कि जो मोटी सी लेयर है जिसके ऊपर ये फाइबर आपको दिखाई देते हैं, ये एंडोकार्प है, एंडोकार्प। और एंडोकार्प के अंदर ये सीड है जो एक हिलाने पर आवाज़ देती है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर कि यहाँ पर तो ये पेरिकार्प ड्राई होकर चिपक गई सीड से, इससे, और उस केस में वो जो पेरिकार्प है बड़ी फ्लैसी हो गई, और पेरिकार्प में 3 लेयर बन गई। बाहर वाली लेयर एपिकार्प, मिडिल मीजोकार्प और अंदर वाली एंडोकार्प, ये तीनों लेयर मिलकर पेरिकार्प है। यानी कि व्हेन पेरिकार्प इज फ्लैसी, जब पेरिकार्प फ्लैसी होता है तो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। थिन कवरिंग एपिकार्प, जो एडिबल पोर्शन है मीजोकार्प, और जो अंदर का हार्ड एंड स्टोनी, बड़ा हार्ड है, बड़ी मजबूत, पत्थर की तरह मजबूत है, हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प है। तो मैंगो के अंदर हम सिर्फ क्या खाते हैं, मीजोकार्प कहते हैं। आपने कहा सर हम सिर्फ मीजोकार्प खाते हैं, हम तो एपिकार्प भी खा जाते हैं। हमने कैसे, कि छिलके को ना ऐसे करते हैं सर, ऐसे। तो हमने कहा छिलके के अंदर की तरह जो मीजोकार्प है उसी तो हटाकर खाते हो। पके हुए आम में आप छिलका थोड़ी खाते हैं, कच्चे आम में तो हम खा जाते हैं। आपने कहा सर हम तो ये गुठली भी चूसते हैं। तो हमने भाई गुठली एंडोकार्प थोड़े ही खाते हैं आप, एंडोकार्प के ऊपर जो अटैच है मीजोकार्प वही तो खाते हैं। और खाने वाला आप जैसा होना चाहिए जो येलो गुठली को चूसते चूसते उसका मीजोकार्प हटाते हटाते उसका कलर वाइट कर दे। देख देख के खाते हैं कहाँ से रह गया, और लो 2 दांत वहाँ मार दिए, अच्छा यहाँ भी थोड़ा सा बच रहा है, यहाँ भी मार दिए। तो आप एंडोकार्प नहीं खाते, आप एंडोकार्प पर जो मीजोकार्प अटैच है आप उसे हटा रहे होते हैं। तो मैंगो के अंदर हम मीजोकार्प खाते हैं। सारी बात समेट के आते हैं। ए फ्रूट कंसिस्ट ऑफ फ्रूट वॉल एंड सीड। फ्रूट वॉल मीन्स पेरिकार्प, एंड पेरिकार्प में भी ड्राई और पेरिकार्प में भी फ्लैसी। व्हेन इट इज ड्राई इट बिकम्स papery and membranous and gets attached with the seed. Such fruits are called dry fruits. For example, all cereals are like wheat, like maize, like millet, like paddy. Paddy means rice. All are dry fruits. In second category, when pericarp is fleshy. When pericarp is fleshy, it is differentiated into 3 layers. Outermost layer is called epicarp, that is the protective covering. Then the mesocarp. In case of mango, it is edible. But in all fleshy fruits, mesocarp is not edible.
मैंगो में आप मीसोकार्प खाते हैं, ये नहीं कि हर एक में मीसोकार्प खाते हैं। आपने कहा ये और आपने वहम पैदा कर दिया है। हमने सुन लीजिए, कल नारियल वाला आपके गली से जब निकलेगा तो एक कच्चा नारियल लेना, मान लीजिए वो कच्चा नारियल ये है ग्रीन वाला जिसमें आप पानी पीते हैं, ये कच्चा नारियल है, ठीक है। जो ऊपर ग्रीन लेयर दिख रही है ना आपको, चिकनी चिकनी सी स्मूथ लेयर, वो एपिकार्प है। अगर हम इसे ना तोड़ते, थोड़ा मैच्योर होने दें, तो ये धीरे धीरे ना रप्चर होकर सूख जाएगी और झड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और अंदर धागे धागे, जैसे नारियल आता है पूजा में, दुर्गा के जो व्रत रहते हैं दुर्गा देवी के, तो नारियल लाते हैं ना, तो नारियल में वो जो फाइबर होते हैं, धागे धागे रस्सियाँ जिससे बनती हैं, वो मीसोकार्प है। फिर आप उसे हटाते हैं बड़ी बेदर्दी से, ऐसे कर वैसे कर, फिर अंदर से खोपड़ा निकल के आता है बड़ा मजबूत एकदम ऐसा। ये इंडोकार्प है। आपने कहा ऊपर की लेयर खाते नहीं, अमनान जी। मीसोकार्प आप फाइबर बता रहे हैं सर, वो हम खाते नहीं। हमने ठीक है। इंडोकार्प आप खोपड़ा बता रहे हैं सर मैं खाता क्या हूँ, वो गोलागिरी होती क्या है। हमने वो एक अलग टॉपिक है, देखो इतना डिटेल में मत भेजो हमें, उसके लिए 12 तक वेट कर लीजिए। कोकोनट में क्या खाते हो, हमें तो ये प्रूव करना था कि मीसोकार्प सब में नहीं खाया जाता, तो कोकोनट के अंदर फाइबर जो है वो मीसोकार्प है। आपने प्लीज़ मेरे अच्छे वाले सर प्लीज़ बता दीजिए क्या खाते हैं। तो हमने 12th में नहीं, चलो 11th में बता देंगे, पर 3rd चैप्टर चलने का वेट करो, जहाँ से थोड़ा सा रिलेटेड आएगा तो मज़ा आएगा ना पढ़ने में। अगर आपको रटना है तो रट लीजिए। इंडोकार्प खाते हैं, ओ सॉरी इंडोस्पर्म, इंडोकार्प ये है, इंडोस्पर्म खाते हैं। अब इंडोस्पर्म क्या ये मत पूछना क्योंकि 12th में है, लेकिन हम आपके कहने से 3rd में ज़रूर सिखाएंगे क्योंकि उससे रिलेटेड चीज़ आएंगी। क्योंकि 3rd चैप्टर में ना हमें आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाना होगा, और डबल फर्टिलाइजेशन में ही ये बनता है। तो इतना भरोसा रखिए सर पे कि सर जी आपको वादा कर दिया तो सिखाएंगे ज़रूर। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरत थी कि इन ऑल फ्रूट्स मीसोकार्प इज नॉट एडिबल। मैंगो के अंदर क्या खाते हैं, मीसोकार्प। कोकोनट के अंदर क्या खाते हैं, इंडोस्पर्म। वहाँ पर कोकोनट के अंदर मीसोकार्प क्या है, आपने कहा फाइबर्स है। इतना तो याद रख लेंगे। दूसरा, ये जो मैंगो और कोकोनट है, मैंगो प्लस कोकोनट है, इन्हें ड्रूप फ्रूट्स कहते हैं। ड्रूप, दे आर ड्रूप फ्रूट्स। अब फ्रूट आपके कोर्स में नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, वो बीएससी में है। लेकिन ड्रूप फ्रूट याद रखना कि मैंगो और कोकोनट ड्रूप फ्रूट्स हैं। आपने कहा सर किसी ने धीरे से हमसे पूछ लिया व्हाट आर ड्रूप फ्रूट्स, हम कहेंगे मैंगो और कोकोनट है, वो सामने वाला कहेगा ये एग्जाम्पल है। ड्रूप फ्रूट्स क्या हैं, तो हमने एक लाइन रट लीजिए, जो फ्रूट मल्टी कार्पलरी से बने। मल्टी कार्पलरी मतलब जिसमें बहुत सारे कार्पल हो और सुपीरियर ओवरी हो। जब बहुत सारे कार्पल मिलकर एक गाइनोसियम बनाए तो मल्टी कार्पलरी। सब ट्रेंड किया हुआ आपको। और दूसरा, जब ओवरी की पोजीशन टॉप मोस्ट हो तो सुपीरियर ओवरी। तो ड्रूप फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम मल्टी कार्पलरी एंड सुपीरियर ओवरीज। और जितने ड्रूप हैं दे आर सिंगल सीडेड। मैंगो में एक ही बीज निकलता है, एक ही गुठली निकलती है, और गुठली में एक बीज होता है। गुठली बीज नहीं है, गुठली में हम हिंदुस्तानी इस इंडोकार्प को भी शामिल करते हैं। गुठली मतलब इंडोकार्प प्लस सीड, सीड अंदर वाला है। कोकोनट के अंदर भी एक ही बीज निकलता है। तो जब इस बार घर में पूरा नारियल आए तो मम्मी से कहना मम्मी इसका बीज दिखाना, तो मम्मी बीज दिखा देंगी। तो गोलागिरी जो वाइट वाइट होगी ना, उसमें ऐसे फंसा हुआ होगा छोटा सा बीज एक, तो वो भी एक सिंगल सीडेड है। तो ड्रूप फ्रूट सिंगल सीडेड है, मल्टी कार्पलरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं। और ये फ्रूट वाल ड्राई भी हो सकती है और फ्रूट वाल फ्लैशी भी हो सकती है। ठीक है, जितना दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, प्लीज़ वीडियो पॉज कर कर नोट कर लें। जैसा दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, वीडियो पॉज करें और नोट करें। आइए, पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैसी यानी पल्पी, गूदेदार। दिस इज द सीड
दिस इज द सीड, दिस इज द पेरिकार्प। नाउ पेरिकार्प, here pericarp is divided into 3 layer, epicarp, mesocarp, एडिबल हो चाहे फाइबरस हो, और दिस इज इंडोकार्प। ये ब्लैक वाला सीड है, ब्लैक वाला सीड है। यहाँ पर ड्राई, थिन, पेपरी, पेपरी मतलब पेपर लाइक, पेपरी को मेम्ब्रेनस भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेनस पेरिकार्प। ब्लैक वाला सीड है, ब्लैक वाला सीड है, और ये तीनों लेयर मिलकर पेरिकार्प है। तो जहाँ पर पेरिकार्प ड्राई है उसका एग्जाम्पल सीरियल्स है, अनाज है। 2-3 अनाज तो याद रख ही लें आप, वीट याद रख लें, मेज याद रख लें, पैडी चावल याद रख लें, मिलेट याद रख लें, मिलेट मतलब बाजरा, और यहाँ पर एग्जाम्पल याद रख लें मैंगो। 2 लाइन छोड़ के नीचे, इसी के नीचे लिखना है व्हेन, ऐसे एरो भी लगा देना, व्हेन पेरिकार्प इज फ्लैसी, व्हेन पेरिकार्प इज फ्लैसी and pulpy, it is differentiated into following 3 layers। कौन कौन से लेयर है लिख चुके हैं, पर मैंगो के अंदर एडिबल पार्ट क्या है, मेसोकार्प है। वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। कौन सी लेयर है, 3 है। एपिकार्प आउटर लेयर है, दूसरी लेयर है मेसोकार्प, दिस इज द मिडिल लेयर, और ये मिडिल लेयर फ्लैसी, पल्पी एंड एडिबल है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आपने कहा सर मैंगो की, तो मैंगो में आप क्या खाते हैं, मेसोकार्प खाते हैं, रट लीजिए। और ये मेसोकार्प फाइब्रस है। अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, आपने कहा कोकोनट की, ठीक है, कोकोनट की। तो अच्छे से दोनों बात याद रखना इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 इंडोकार्प, जो कैसी है, हार्ड एंड स्टोनी है, और ये कैसी है, इनर लेयर है। 2 लाइन छोड़कर, मैंगो एंड कोकोनट आर ड्रूप फ्रूट्स because they are formed from multicarpillary superior ovaries। तो याद रख लीजिए ड्रूप फ्रूट्स क्या है। किसी ने पूछ लिया एडिबल पार्ट क्या है कोकोनट में, तो कोई नहीं पूछेगा 12th से पहले, पर आप सम 11th में उम्मीद करते हैं आपको आता है। एडिबल पार्ट इन कोकोनट, तो आप बोल देना एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म भी 2 प्रकार का होता है,
एक लिक्विड एंडोस्पर्म यानी आउट ऑफ कोर्स में भी आउट ऑफ कोर्स लिक्विड एंडोस्पर्म और एक सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जो हम नारियल पानी पीते हैं वो लिक्विड एंडोस्पर्म पीते हैं, यानी कि लिक्विड एंडोस्पर्म क्या है, मिल्की वाटर जो हम पानी पीते हैं। यानी नारियल पानी जो आप पीते हो ना आज के बाद, अब उसे कहना लिक्विड एंडोस्पर्म पीना भाई। रेडी वाले से कहना अंकल जी लिक्विड एंडोस्पर्म है इनके अंदर, फिर वो उसका चेहरा देखना। तो नारियल का पानी, और जो खाते हैं ना गोलागिरी यानी गोलागिरी, मात्रा उल्टी सीधी लग जाए तो सही कर लेना, मजाक मत उड़ाना प्लीज़। इसे कर्नल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो खाते क्या है, एंडोस्पर्म, पीते क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म, और ओवरऑल खाने वाली आइटम क्या है, चाहे खाई जाए चाहे पी जाए, वो एंडोस्पर्म। अब आपका लेवल 12th का लेवल हो गया। 12th के बच्चों को याद होना हो, आपको याद ज़रूर है। वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए, बात चल रही थी कि फ्रूट कंपोज्ड ऑफ फ्रूट वाल, पेरिकार्प और सीड। फिर आप और हम पेरिकार्प में उलझ गए, अंदर और अंदर और अंदर, सीड पे आ जाते हैं। और सीड किसका मैचुरेशन है, आप कहेंगे ओव्यूल मैच्योर होकर सीड कहलाता है, यानी कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और एक सीड के अंदर क्या होता है भाई, दो ही चीज़ें होती हैं, एक अंदर एम्ब्रियो होता है और एक उसका कवर होता है, सीड कोट। A seed consists of, नंबर 1, a seed consists of सीड कोट। एक भी होते हैं, अधिकतर में 2 होते हैं वैसे, पर एक भी वाले भी हैं। पर हमें जर्नल पढ़ना है जिसमें 2 सीड कोट हो, अभी दिखाएंगे भी। यानी 2 सीड कोट होते हैं, एक आउटर होता है एक इनर होता है। तो इसके लिए आप एक काम करना, जरूर करना, ये एक काला चना दिन में देखना आप, जब तेज़ धूप हो ना, तेज़ धूप में देखना ले जा करके उस काले चने को, उसमें एक छोटा सा ना आपको होल दिखाई देगा। ये ओव्यूल ऐसा मान लीजिए, ओव्यूल है। आपने कहा हाँ ये तो मालूम है सर, तो हमने ओव्यूल में माइक्रोपाइल पढ़ाया था, ऐसे करके कि इसमें से पोलन ट्यूब्स आती है। तो वो जो ओव्यूल में जो आपको दिखाई देता है ना, स्मॉल सा, बिल्कुल एक छोटा सा पोर, स्मॉल पोर, वो माइक्रोपाइल को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोपाइल। जब आप पानी में सीड भिगोते हैं ना, तो यूजुअली ऑक्सीजन वाटर यहीं से जाती है मैक्सिमम। यूँ तो सारा सीड एब्जॉर्ब करता है, पर मेनली वाटर इसी में अंदर घुसता है, मेनली वाटर एंड ऑक्सीजन। ये माइक्रोपाइल है। फिर आप उस चने में ना ध्यान से देखने, एक निशान सा दिखाई देगा, स्कार। स्कार मतलब निशान, इसे हाइलम बोलते हैं। तो ये तो आप जानते हैं ना कहीं ओवरी में ये अटैच था। तो ये सीड, ये हाइलम वो जगह है, हाइलम वो निशान है, वो स्कार है जिसके थ्रू ये सीड फ्रूट के अंदर अटैच थे। कहीं ना कहीं तो अटैच होंगे। हम इस कमरे में तो भाई हमारी बॉडी कहीं ना कहीं तो अटैच है, पैर अटैच नहीं है ज़मीन पर। आपने कहा बिल्कुल है सर। तो हाइलम क्या है, हाइलम रिप्रेजेंट्स ए स्कार, रिप्रेजेंट्स ए स्कार through which seeds were, through which developing seeds, क्योंकि जब मैच्योर हो गया तो बाहर निकल गए, developing seeds were attached with fruits। बाकी आपको साफ ध्यान देगा कि 2 कोटिलिडन है इसके अंदर, जो हमने इस चैप्टर के पहले में सिखा दिया था। तो अब इन चनों को अभी क्लास पूरी होने के बाद 2-4 चने, काले चने पानी में भिगो देना, सुबह उनका छिलका उतारना। जब उनका सीड कोट आप रिमूव करेंगे ना हाथों से, उंगलियों से ही, फोरसेप्स की ज़रूरत नहीं है, नाखून से ही कर देना। ये बाहर से ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये आउटर सीड कोट है। जब आप ऐसे पलटेंगे ना, ऐसे
उल्टा करेंगे, उतारेंगे सीड कोट, ये कोटिलीडन दिखाई देंगे यहाँ पर जो फूड स्टोर करते हैं। अंदर से छिलका बाहर से रफ और बहुत मजबूत सा और ब्राउन या ब्लैक कलर का दिखेगा, अंदर से मिल्की दिखेगा, स्मूथ होगा, चिकना होगा। बाहर से रफ होगा, आप करके देख लेना टच, बाहर से रफ होगा, अंदर से मिल्की और स्मूथ होगा। ये आउटर सीड कोट है, ये इनर सीड कोट है, और ये दोनों इस तरीके से फॉर्मली अटैच है कि हम हटाना एक चाहते हैं, हटते दोनों हैं। तो आउटर और इनर सीड कोट दोनों हट जाते हैं। तो आप जरूर देखिएगा 2 सीड कोट, बादाम में भी देख सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर बादाम में। तो आउटर सीड कोट और एक इनर सीड कोट। अब टेक्निकल नाम भी आने जरूरी है। आउटर सीड कोट को टेस्टा कहते हैं, टेस्टा, और इनर सीड कोट को टैगमन बोलते हैं, टैगमन। ध्यान रखना, भूलना मत, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आउटर सीड कोट टेस्टा है और इनर सीड कोट टैगमन है, ठीक है, टैगमन है। आउटर सीड कोट डार्क कलर्ड एंड थिक है, और जो इनर वाला है स्मूथ एंड लाइट कलर्ड है। तो एक सीड के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, बात ये चल रही थी। उसके अंदर एक सीड कोट है, सीड कोट पे हमने पीएचडी कर ली पूरी। अब दूसरा इसके अंदर एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो यानी कि याद करो एम्ब्रियोनल एक्सिस के रूप में होता है, और उसके साथ डाइकोट है तो 2 कोटिलीडन होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं, मोनोकोट है तो 1 होते हैं। यानी कि एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ is composed of embryonal axis, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते ही आपको ये स्ट्रक्चर याद आना चाहिए कि सर इस एक्सिस में आपने एक एंड पर प्लूम्यूल दिखाया था, एक एंड पर रेडिकल दिखाया था सर, ये प्लूम्यूल था, सब कुछ लिखवाया हुआ है, और एक एंड पर रेडिकल था। हमने ठीक है, is composed of embryonal axis having plumule at one end और दूसरे एंड पर and radical at other end, along with either one cotyledon, फॉर एग्जाम्पल, एक कोटिलीडन के एग्जाम्पल, मोनोकोट के एग्जाम्पल क्या है? आपने कहा सीरियल है, हमने ठीक है 2-4 लिखवा दो, वीट, मेज, और इधर 1 कोटिलीडन और 2 कोटिलीडन्स। हमने इसके भी 2 एग्जाम्पल लिखवा दो। आपने कहा मटर है, मटर में 2 कोटिलीडन है। मटर जब घर में हो या आए तो देखना, मटर के दाने में 2 कोटिलीडन आराम से हो जाएंगे अलग। ग्राम है, चना है, ये तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट करिए। डाइकोट सीड का आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि एक एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, ये 2 कोटिलीडन है, 2 कोटिलीडन है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, सब कुछ बनाया हुआ है, याद दिला रहे हैं सिर्फ। इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में ही था।
दिस इज द रेडिकल, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, और जहाँ से कोटिलिडन अटैच है ना, इस जगह को, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस की वो जगह जहाँ से कोटिलिडन अटैच है, इसे बोलते हैं कोटिलिडनरी नोड, कोटिलिडनरी नोड। अगर भूल जाए ना, बाई चांस भूल जाए, भूल सकते हैं कुछ भी, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन लिख देना, मतलब छोड़ के नहीं आना चाहिए, हमें अपनी बात को समझा देना चाहिए। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन लिख देना। कम से कम आपके सर जी जो चेक करेंगे वो तो समझ जाएंगे कि भाई बच्चा होशियार है, से सब पता है, नंबर नहीं काटेंगे क्योंकि आपने लिख दी है बात। तो ये कौन है? ये डाइकोटिलिडनस सीड है। डाइकोट भी लिख सकते हैं, पहले भी सब कुछ बताया हुआ है, और डाइकोटिलिडनस तो पूरा नाम ही है। एग्जाम्पल आपने ग्राम और वो भी देख ही लिए है, पी। कोटिलिडन्स आर बल्कि, यानी जो बड़ी बड़ी सी स्ट्रक्चर है, एंड स्टोर द फूड, बल्कि एंड स्टोर द फूड। वीडियो पॉज करके पहले डाइकोट सीड बना लीजिए, फिर हम मोनोकोट सिखाते हैं, वो इससे ज़रा टफ है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए मोनोकोटिलिडनस सीड। चाहो तो आगे स्ट्रक्चर पे लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड। अगर हमें मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर देखना है तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई हमें एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा ना। तो वही ले लेते हैं जो एग्जाम्पल बुक ने दिया है, मेज, वरना हमें तो वीट भी पता है, पैडी भी पता है, मिलेट भी पता है, पर आप मेज याद रख लीजिए। तो भुट्टे का दाना ऐसे दिखेगा आपको घर में, जब आ जाए तो देखना ऐसे दिखाई देगा कोनिकल सा। हमने इसका ऐसे एलएस काट दिया, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा है। जब किसी एक्सिस के ऐसे पैरेलल कट करें तो लॉन्गिट्यूडनल है या वर्टिकल है। अगर इस पेन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे तो ये दिखेगा, ये पेन की बॉडी दिखेगी, ये रिफिल दिखेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल है, यही वर्टिकल सेक्शन है। और अगर इस पेन का हम ट्रांसवर्स देखेंगे तो ट्रांसवर्स में बॉडी दिखेगी, ये रिफिल दिखेगा। तो एक ही पेन देखो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरह का दिखता है, तो हमने एलएस कट कर दिया। तो एग्जाम्पल हमने लिया मेज, और मेज का कर दिया एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और थोड़ा एनलार्ज कर दिया। और अभी आपने क्या देखा था कि ये जो सीरियल्स हैं, पहले उसे याद लाना ज़रूरी है कि सीरियल्स हैं, और ये सीड है सीरियल्स में, और ये सीड कोट है। तो जो पेरिकार्प है वो ड्राई होकर ना सीड कोट से अटैच हो जाती है, यानी सीड कोट और पेरिकार्प इतने ज़्यादा अटैच है कि हमें दिखते ही नहीं है। हम अलग करेंगे तो अलग ही नहीं हो सकते। तो ये पेरिकार्प और सीड कोट अटैच हो चुके हैं बिल्कुल एकदम, और थिन है अटैच होके, पेपरी से बने हुए हैं। फिर जब हम इसको देखते हैं अंदर सेक्शन में, तो अब जरा ध्यान लगाना, रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ करना मत। यानी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक मोनोकोट सीड, एक ऊपर का स्ट्रक्चर है। ये अभी आपने पढ़ा ही था, हमने बताया था कि एंडोस्पर्म खाते हैं भी हैं, कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन में बनता है, सिखाएंगे आपको 3rd चैप्टर में। तो मोनोकोट सीड के अंदर ना यूजुअली फूड स्टोर करते हैं एंडोस्पर्म। तो कोकोनट एक मोनोकोट है, और मोनोकोट के अंदर फूड स्टोर करता है एंडोस्पर्म। डाइकोट के अंदर फूड स्टोर करते हैं कोटिलिडन। तो आपने कहा मोनोकोट के अंदर फूड स्टोर करता है एंडोस्पर्म। सर क्या मोनोकोट में भी कोटिलिडन नहीं होगा? हमने एक तो होगा, दिखाएंगे वो यूजुअली फूड स्टोर नहीं करता क्योंकि उसका काम फूड स्टोर करना नहीं है, डाइकोट के अंदर फूड स्टोर करना है। तो ये एंडोस्पर्म है, देखो ये एंडोस्पर्म है। कहाँ से कहाँ एंडोस्पर्म है? यहाँ से लेकर यहाँ तक एंडोस्पर्म है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंडोस्पर्म है। लेकिन इस एंडोस्पर्म की एक आउटर प्रोटीन से बनी हुई कवरिंग भी है, नीट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसे इस रेड पेन से दिखा रहे हैं। ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है, जो एंडोस्पर्म को कवर कर रही है, देखो ये तो ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है, देखो ये दोबारा देख लीजिए, दिस आउटर प्रोटीनेसियस, it means made up of protein and protective covering in monocot, this is called aileron layer। इसे अभी स्पेलिंग लिखने से याद हो जाएगी, aileron layer, this is the aileron layer। नीट में आया जा चुका है कि aileron layer डाइकोट सीड में कि मोनोकोट में, दोनों में है या दोनों में नहीं है, तो आपने कहा ये मोनोकोट में है। और किसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है? एंडोस्पर्म की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और मोनोकोट के अंदर सीड कौन स्टोर करता है? एंडोस्पर्म स्टोर करता है। दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द एंडोस्पर्म, और दिस इज द फ्यूज्ड सीड coats and any testa and tegmen, outer and inner, and fruit wall। fruit wall मतलब पेरिकार्प। और this is aileron layer, किससे बनी है? प्रोटीन से, इसलिए प्रोटीनेसियस कहते हैं। किसकी कवरिंग है? एंडोस्पर्म की कवरिंग है। जनरली एंडोस्पर्म stores the food in monocot seeds। हाँ जी, अब निचले वाले पोर्शन में, नीचे वाले में एम्ब्रियो भी होगा भाई, कोटिलेडन भी होगा, एम्ब्रियो भी होगा, और मोनोकोट के अंदर तो एंडोस्पर्म भी, जो डाइकोट में आपको नहीं दिखा। अब इसका एम्ब्रियो ध्यान से देख लेना, बड़े ध्यान से। ये प्लीम्यूल है, ये, और ये रेडिकल है। आपने बीच में कुछ भी तो होगा ना सर। अब ना देखो, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये ऊपर वाली जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया प्लीम्यूल, और नीचे वाला हो गया रेडिकल। ठीक है, पहले लिख देते हैं, प्लीम्यूल एंड रेडिकल। और ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब मोनोकोट के अंदर, डाइकोट के अंदर तो प्लीम्यूल की आपने ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं देखी, लेकिन मोनोकोट के अंदर प्लीम्यूल की अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, बिल्कुल लीफ लाइक ऐसे। रेडिकल की भी है, लेकिन ज़्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी पे दिखाई दे रही है? आपने कहा प्लीम्यूल पे दिखाई दे रही है सर। तो जो प्लीम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उनका भी नाम है, याद रखना पड़ेगा सब कुछ। उनका नाम है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल, शीथ मतलब प्रोटेक्टिव, यानी कि लेयर जैसी, शीथ लाइक यानी लीफ लाइक। और जो रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसका नाम है कोलियोराइजा। कोलियोराइजा प्रोटेक्टिव कवरिंग है, शीथ लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसकी? रेडिकल की। कोलियोप्टाइल किसकी है? प्लीम्यूल की। आपने कहा अगर हम कंफ्यूज होकर उल्टा लिख देंगे, हमने भगवान ने चाहा आज के बाद होंगे ही नहीं आप कंफ्यूज। अगर कोई प्लीम्यूल की पूछे तो समझ लो जिसमें पी आ रहा वो लिखना है, यानी प्लीम्यूल वाले में बीच में पी होगा और रेडिकल वाले में बीच में आर होगा। तो रेडिकल की कोलियोराइजा है, तो आप अपने आप से पूछ लेना ऐसे लिख करके भी, अगर कोई ऐसे भी पूछ लेना बताना किसकी है जी ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, आपने कहा पी आ रहा है बीच में, प्लीम्यूल की है सर। उन्हें कोलियोराइजा बताना किसकी है?
आपने RR रेडिकल की है, जुगाड़ याद रखना सर जी जो बता रहे हैं आपको। और बुक ने आपके ये बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस नहीं दिखाया तो हम भी नहीं दिखाते, उन्होंने मिटा दिया तो हम भी मिटा देते हैं, पर ऐसा होता है, ये नहीं कि हवा में है ये, पर बुक की गलती है, अब क्या करें। और हमें और आपको तो NCERT फॉलो करनी है। तो जो आपने कहा वो कोटिलिडन कहाँ है सर, हमने याद रखे नंबर 1, मोनोकोट में एक कोटिलिडन होता है और उसे स्कूटिलम कहते हैं। 5 सालों में 3 बार नीट में आ चुका है, पिछले 5 सालों में 3 बार आ गया होगा 100% स्कूटिलम। और ये स्कूटिलम ना पहले ही देखो, ये कोई दुकान है, ये उसका गेट है दुकान का, ये कोई कस्टमर आके खड़े हुए हैं, तो आप जानते हो अब खास तौर पे अब धूप में जून में दुकानदार अपने ऊपर एक ऐसे तिरपाल लगा देते हैं, तिरपाल या कपड़ा लगा देते हैं जिससे कि थोड़ा सा छाया मिल जाए आने वाले को। यानी ढकने का जो काम करता है ना, जो हमें ढक रहा है, देखिए किसी दुकान के आगे, इस ढकने वाली चीज़ को ऊपर से आके कवर करके ढकने वाली चीज़ को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, शील्ड लाइक। तो इसके अंदर जो कोटिलिडन है वो भी बिल्कुल शील्ड लाइक है। कहाँ है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो ये एम्ब्रियो को ढक रहा है, देखिए ये पूरा ये जो ढक रहा है, देखो ये ऐसे पूरे एम्ब्रियो को, ये कोटिलिडन है। और कोटिलिडन को क्या बोलते हैं, मोनोकोट में अभी लिखा था स्कूटिलम, याद रखना स्कूटिलम। डाइकोट के कोटिलिडन का कोई स्पेशल नेम नहीं है, मोनोकोट में है, यानी कि दिस इज द सिंगल कोटिलिडन, सिंगल कोटिलिडन। तो दिस इज द एलएस ऑफ मेज। 3 मार्क्स का डायरेक्ट बनाने को दे सकते हैं आपके स्कूल के सर रिटर्न एग्जाम में, एलएस ऑफ मेज। और नीट में तो इसमें से क्वेश्चन बहुत निकलते हैं कि मेज में फूड स्टोर कहाँ होता है, मेज के अंदर यानी एंडोस्पर्म में होता है, मोनोकोट में एंडोस्पर्म में होता है, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम बताइए, आपने कहा एलिरोन लेयर है, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, चैप्टर यहाँ कंप्लीट है। आपने कहा बुक में तो सर 3 फैमिली हैं, हमने कहा फैमिली हमने आपको बता दिया था, जिसने पूरा चैप्टर समझ लिया वो फैमिली अपने आप कर लेगा, चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो फैमिली कहाँ से कर लेगा। तो फैमिली खुद आप अपने आप पढ़ करके रजिस्टर में नोट कर लेना, एक बार दिखा भी देते हैं आपको। 3 फैमिली हैं, आपने कहा तो बड़ी टफ लग रही है, हमने टफ आपने बनाया ना पूरा चैप्टर छोड़कर। एक फैबेसी फैमिली है, एक सोलेनेसी फैमिली है और एक लिलिएसी फैमिली है। तीनों फैमिली में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसमें वेजिटेटिव करैक्टर है। हर फैमिली में पहले वेजिटेटिव करैक्टर याद करने होते हैं कि स्टम सीधा है या बेल जैसा है, रूट सिस्टम फाइबरस है या टेप है। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, सोच के बताओ। आपने कहा बिल्कुल पढ़ाया। देखो लीव्स अल्टरनेट है, अपोजिट है, वर्ल्ड है, लीफ सिंपल है, कंपाउंड है। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? आपने कहा बिल्कुल पढ़ाया। तो वही तो लिखा है यहाँ पर कि स्टिप्यूल है, अगर है तो स्टिपुलेट लीफ है, वेनेसन या तो पैरेलल है या कैसा है, आपने कहा रेटिकुलेट है। तो आप पढ़ के देख लीजिए, ये आपको याद करना है, इस फैमिली में ये है, इस फैमिली में ये है। ये सारी टर्म हमने क्लियर कर दी है। फिर फ्लोरल करैक्टर है, इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस है कि नहीं है। देखो फ्लावर बाइसेक्चुअल किसे कहते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक क्या है, इनके सिंबल आपको याद करवाए थे और आपको बीच बीच में बोला था लास्ट में आएंगे। कैलिक्स फैबेसी में 5 सेपल है, सेपल का मीनिंग बताया होगा। गैमोसिपेलस बताया होगा, यानी जुड़े हुए हैं। वाल्वेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी पढ़ाया होगा। तो रिक्वेस्ट है तीनों फैमिली को आज ही लिख करके सोएंगे आप। पहले हर फैमिली के वेजिटेटिव करैक्टर आएंगे, फिर फ्लोरल करैक्टर आएंगे और फिर लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आएगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बच्चे मीनिंग ये होता है कि इस फैमिली में कौन कौन से प्लांट शामिल हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो फैबेसी में सारी दाल है, पढ़ देते हैं एक बार। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्स, जिसमें ग्राम चना है, हरड़ है, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है। कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनसे हम ऑयल निकालते हैं, सोयाबीन है, आपके घर घर में सोयाबीन आता है। ग्राउंड नट है, मूंगफली का तेल है। ऐसे भी प्लांट है जिससे हम डाई लेते हैं, कपड़े रंगते हैं। इंडिगो फेरा है। सन हेम्प है, जिससे हम रस्सियाँ बनाते हैं, खाट बनाते हैं। फोडर वाले प्लांट भी, यानी जिन एनिमल को हम चारा खिलाते हैं तो चारा देते हैं, सेसबानी और ट्राइफोलियम। कुछ ऑर्नामेंटल भी हैं, यानी जिनके फूल सुंदर है, सुंदरता के लिए हम लगाते हैं, जैसे ल्यूपिन है, स्वीट पी है, मुलेठी भी इसमें है। सब जानते हैं मुलेठी क्या है, घर घर में ऐड हो रहा है टीवी पर कि मुलेठी गले को सही रखती है। वो भी किसका मेंबर है, फैबेसी का है। तो ऐसे ही तीनों फैमिली के फ्लोरल करैक्टर, वेजिटेटिव करैक्टर लिखने, फ्लोरल करैक्टर लिखने और फिर उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है। लेकिन बीच में एक चीज़ है,
कि हर फैमिली का एक फ्लोरल डायग्राम है और एक फ्लोरल फार्मूला है। ये याद करने से बहुत करैक्टर याद हो जाते हैं। मेन चीज़ तो यही है कि एक तो फ्लोरल फार्मूला याद रहे हमें और एक फ्लोरल डायग्राम बनाना आना चाहिए। तीनों के फ्लोरल फार्मूला रट लेना आज ही, थोड़ा सा रटवा के हम भी सिखाएंगे कैसे रटते हैं। डायग्राम रट लेना, और ये रहा सोलेनेसी का, ये रहा फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, लिलिएसी का फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम। ये आपको बिल्कुल अच्छे से रटने पड़ेंगे कहना मान करके। तो आप कहेंगे थोड़ा सा रटवा दीजिए सर, बाकी तो आपको पता हम खिलाड़ी लोग हैं, कर देंगे। तो मैं बिल्कुल सही, पर चैप्टर ही ख़त्म होता है पढ़ाने वाले के लिए। अगर ट्रू सेंस की बात करें तो नोट कर लेना बाद में, लेकिन आज ये फैमिली तीनों लिख करके सोएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ठीक है, तीन ही फैमिली है। एक फैबेसी है, फैबेसी में जिसमें दाल वगैरह आती है, अभी आपने सुना ग्राम, मूंग, पल्सेस, कुछ फोडर प्लांट आते हैं, जैसे आपने कहा सर, जैसे हमने सेसबानिया, ट्राइफोलियम, हमने मुलेठी भी आती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं इसके अंदर, स्वीट पी हो गया, लीलियम ल्यूपिन हो गया, तो सब कुछ ध्यान रखना है। और इसका फ्लोरल फार्मूला क्या है, इसके फ्लोरल फार्मूला ध्यान से देखिए। एक तो इसके अंदर फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है, इसमें ब्रैक्ट नहीं होती। याद करो, फ्लावर के बेस पर अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। वैसे ये ई ब्रैक्टिएट है, हमने सिखाया हुआ आपको, पर बुक नहीं लिख रही, हम भी नहीं लिखते, नहीं तो चेक करने वाले कहेंगे आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, पर खुद ही गलत किया हुआ है बुक ने। तो ये जाइगोमॉर्फिक का सिंबल है। बाइसेक्चुअल फ्लावर होते हैं फैबेसी के, तो बाइसेक्चुअल का सिंबल आपको कितनी बार सिखाया। एक सीक्वेंस है, हमने आपको 4 वर्ड लिखवाए थे। पहले कैलिक्स का, याद करो, पहले कैलिक्स का, कोरोला का, इसी सीक्वेंस में पढ़ाया था कि 4 वर्ल हैं। फिर एंड्रोइसियम का, पता नहीं आपको याद आ रहा है कि नहीं आता है, और लास्ट गाइनोसियम का। आपने कहा जी, तो हमने कहा पहले कैलिक्स लिखते हैं फार्मूले में, फिर कोरोला लिखते हैं, फिर एंड्रोइसियम, फिर गाइनोसियम। ये सीक्वेंस याद रखना है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बॉटनी पढ़ लीजिए, इसी सीक्वेंस में लिखते हैं, और इसी सीक्वेंस में आपके पढ़ाने वाले आपको पढ़ाते हैं कि पहला वर्ल है कैलिक्स का। अब इनका पहला लेटर दोनों का सी है, दोनों का सी ले लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कैलिक्स का के लिया हुआ है ग्रीक लैंग्वेज में, इसका सी लिया हुआ है, इसका एंड्रोइसियम, बाकी तो सबके यही है, बस कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसका के लिया हुआ है। तो बाइसेक्चुअल फ्लावर है तो पहले लिखेंगे कैलिक्स, के लिख दिया। और कैलिक्स यूनिट क्या होती है, आपने कहा सेपल, तो सेपल 5 होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। सेपल 5 है और जुड़े हैं तो गैमोसिपेलस हुआ ना आपने, हाँ जी। तो ऐसे ये जोड़ने का साइन है कि जुड़े हुए हैं। फिर कैलिक्स आ गया, इसमें 5 है, यानी कैलिक्स की यूनिट क्या है, पेटल, इसकी यूनिट क्या है, सेपल। 5 है, एक सबसे बड़ा, फिर 2 से छोटे हैं, 2 से छोटे और जुड़े हुए हैं। आपने कहा याद आ गया सर, वैक्सिलरी या पैप्लियोनेसियस वेनेसन है, हमने हाँ जी। बताओ याद आया कि नहीं आया, पर पूरा चैप्टर जिसको याद है वही से याद कर सकता है। एंड्रोइसियम 10 है, आपने कहा 10 लिखने की आपकी ये क्या स्टाइल है सर, 10 तो ऐसे लिखते हैं 10, फिर तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम, ऐसे भी लिख सकते। अपने चुप तो हो जाओ एक सेकेंड। 9 आपस में जुड़े हुए हैं, 9 फ्यूज है, एक फ्री है, इसलिए ऐसा लिखा है। ये नहीं कि अपने आप बातें बनानी शुरू कर दी। तो 9 जुड़े हुए हैं आपस में, एक अलग है, डायग्राम में सीख लेना। गाइनोसियम मोनोकार्पलरी है, एक ही कार्पल है, एक ही कार्पल है, एक ही ओवरी है, एक ही कैविटी है, मोनोलोकुलर है। और ओवरी सुपीरियर है कि इन्फीरियर, ये भी सिखाया था कि सुपीरियर बनाना है तो नीचे से डंडा मार देना, इन्फीरियर है तो नीचे ऊपर से मार देना। और आपकी खुशनसीबी ये है कि तीनों फैमिली में सुपीरियर ओवरी है, तो आपको इन्फीरियर ध्यान ही नहीं रखनी। ये फ्लोरल डायग्राम हो गया फैबेसी का। फार्मूला क्या है, वो डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो 5 दिखाने हैं इसके अंदर। ये आपको खुद करना था, आपका काम हम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। एग्ज़ाम में आपका हाथ ना कांपे और आप सबसे अच्छे बच्चे साबित हो जाए, ठीक।
दीज आर सेपल्स। अब एक फ्लावर में अगर हम सब कुछ देख रहे हैं तो कहीं से देखेंगे ना ऐसे, तो जहाँ से देखते हैं ना, जहाँ से स्टडी करते हैं इसको डायग्राम को, वहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। नहीं, ये मदर एक्सिस कहलाती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मदर एक्सिस उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से फ्लावर को देखकर हम डायग्राम बनाते हैं। तो हमेशा ऊपर दिखाते हैं, इसे याद रट लेना इस बात को। ये 5 सेपल हैं, जुड़े हुए हैं, तो थोड़े से ऐसे गैमोसिपेलस दिखा देते हैं। अलग रंग से मत दिखाना, कभी आप सोचो अलग रंग से दिखाना होता है, कानून है कोई, आपको सारा डायग्राम पेंसिल से बनाना है एग्जाम में। और वाल्वेट दिख रहा होगा, देखो ना तो ये ओवरलैप हो रहा है, ऐसे तो नहीं बनाया ना, साइड बाय साइड बनाया, देखो ऐसे तो जोड़ के दिखाया, तो वाल्वेट एस्टिवेशन है इनका। फिर उसके अंदर है देखो पेटल्स यानी कोरोला, 5 है। एक सबसे बड़ा दिखाना आपको, याद करो बड़े वाले का नाम क्या था, स्टैंडर्ड था। बिल्कुल आवाज़ नहीं आती आप लोगों की, स्टैंडर्ड था। ये 2 विंग थे, ठीक है, थोड़ा सा और खुला खुला बनाते हैं, अंदर 10 स्टेमन दिखाने हैं ना। तो ये सबसे बड़े वाला पेटल है स्टैंडर्ड, फिर ये विंग है, और फिर ये 2 कील है, कील याद आ गई होगी, एक कील है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। फिर इसके अंदर 9 तो ये रहे स्टेमन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर फ्री है, ध्यान से देखना पहले, आप बुक में देख लेना, बुक में साफ दिखेगा। एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, पर बुक में रख के देख रहे हैं, क्योंकि हम वही बना रहे हैं जो बुक में है। हम क्या, कोई भी दुनिया का टीचर वही बनाएगा जो बुक में है, पर ऐसे आपके सामने बना के दिखाते हुए आपको याद तो हो गया होगा कि हाँ सर जी देखो ये आपस में जुड़े हुए हैं 9 के 9, और ये एक अलग है, तो 9+1 है। 9 जुड़े हुए हैं तो इसको 1 कर देते। अगर 5-5 होते ना कि 5 जुड़े हुए हैं 5 फ्री होते, तो ऐसे कर देते। आपने कहा 10 के 10 जुड़े होते तो मैंने फिर क्या था, फिर तो बहुत आसान काम था, पर जो है लिखोगे तो वही ना आप। और अंदर एक फिर मोनोकार्पलरी ओवरी दिखा दी, ये उसके अंदर ओव्यूल दिखा दिया। ये फ्लोरल डायग्राम किसका है, फैबेसी का है। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अभी बना लीजिए, और जब पूरी फैमिली लिखोगे बुक से देख के तब सारा बना लेना, फिर भी बना लेना, डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। बल्कि एक बार बनाने से याद भी नहीं होगा आपको, ये चैलेंज की बात है। तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करके बना लीजिए, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी फैमिली है सोलेनेसी। सोलेनेसी ये भी ईब्रैक्टिएट है, पर बुक नहीं कह रही तो हम भी नहीं कहते, छोड़ो। लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल भी बताया था, और एक्टिनोमॉर्फिक का बताया था जिसमें रेडियल सिमेट्री हो, जिसको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ में। याद करो, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, इसके अंदर रेडियल सिमेट्री थी, इसमें बायलैटरल थी, और जिसमें सिमेट्री नहीं होती उसे एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। एसिमेट्रिकल फ्लावर का भी एग्जाम्पल हमेशा याद रखना चाहिए कि जिसको आप 2 हिस्सों में बांट ही नहीं सकते। याद करो, कहना नहीं लिखवाया था तो अब लिख लीजिए, पर कहना मान लीजिए, कहना तो लिखना है, कहना भी मान लीजिए। बाइसेक्चुअल फ्लावर हैं ये भी, तीनों के बाइसेक्चुअल हैं। हाँ जी, कैलिक्स 5 है, ये भी फ्यूजन गैमोसिपेलस है। फिर पेटल्स हैं, ये भी 5 है, 5 आपस में जुड़े हुए हैं। फिर एंड्रोइसियम है, ठीक है। एंड्रोइसियम आपने कहा ये क्या होते हैं, हमने स्टेमन होते हैं। आपने ये कितने, हमने ये 5 है। और हमने कहा याद करना ज़रा, एंड्रोइसियम मतलब स्टेमन के, स्टेमन पेटल से भी जुड़े हो सकते हैं। सोचो, अगर कुछ याद नहीं करा आपने चैप्टर, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है।
याद कर लोगे तो सब कुछ है। अगर ये स्टेमन जुड़ गए इस पेटल से तो लिखा भी था ब्रैकेट में, ऐसे भी लिख के दिया था स्टेमन प्लस पेटल इज इक्वल टू एपिपेटैलस, पर भूल भाल गए भाई साहब। फिर आपको एग्जाम्पल भी लिख के दिया था ब्रिंजल। फिर आपसे कही थी ये पेटल पेरियंथ से भी जुड़े हो सकते हैं। आप कहेंगे हमें तो पेरियंथ ही याद नहीं है, तो हमने आपको याद क्या है। पेरियंथ क्या था, व्हेन कैलिक्स एंड कोरोना आर नॉट डिस्टिंक्ट, लिली एग्जाम्पल था, वो एपीफाइलस कंडीशन थी। तो सोलेनेसी के अंदर ये जो स्टेमन है ये किससे जुड़े होते हैं, पेटल से। तो ऐसे जोड़ दिया जाता है। सैपल से कभी हो ही नहीं सकते। हमने आपको ऐसे बड़े मुश्किल से पेन फंसा के ऐसे समझाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर बाई चांस मान लो जुड़ भी जाते हैं, कभी है नहीं, होता नहीं है, लेकिन अगर मान लो जुड़ जाते तो हम इसको ऐसे कर देते, पर ऐसा होता ही नहीं है। बाई कार्पलरी ओवरी है, 2 कार्पल है, और ओवरी सारी सुपीरियर है। आपने कहा ये लिखा तो हम पिछला भूल गए, हमने पिछला ही भूल गए, हमने ये नहीं लिखा था अभी। आपने कहा सर जी आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, आगे पढ़ते हैं पीछे भूल जाते हैं। हमने तुम्हारी तो स्टाइल ही अलग है, आगे पाठ पीछे सपाट, वो माँ काम मत करिए। आगे पाठ पीछे सपाट बार बार लिख के देखिए। बायोलॉजी जो आपने सब्जेक्ट चुना है ये अपनी मर्जी से चुना, बड़ी मेहनत वाला चुना, और बड़ा नाम रोशन होगा आपको बायोलॉजी पढ़ के। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया की बातों मत आइए, ठीक है। दुनिया तो आजकल बस अपने सब्जेक्ट की तारीफ करने में लगी हुई है, पर हम ये आपसे कह रहे हैं सारे सब्जेक्ट आपके, कोई पराया नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम दिल्ली के, तो दिल्ली हमारी नहीं है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हम और आप तो अगर सच्चे भारतीय ये चाहेंगे चाइना भी हमारा हो जाए, लेकिन कोई कह रहा दिल्ली मेरी है, कोई कह रहा हरियाणा मेरा है, कोई कह रहा राजस्थान मेरा है। तो इसलिए आप कोई पढ़ाई में कह रहा मेरी फिजिक्स है जी, फिजिक्स ही बढ़िया है जी, केमिस्ट्री बढ़िया है जी, मैथ ही बढ़िया होता है जी, और बायोलॉजी वाला लेकिन ये नहीं कह रहा बायोलॉजी अच्छी है, बायोलॉजी वाला कह रहा सब अच्छे हैं, ठीक है। सबको पढ़ना चाहिए, जो सब्जेक्ट ले लिए उन्हें अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो इसे रट लीजिए। अब इसका फार्मूला भी बना के दिखा देते हैं आपके, जिससे काम आसान हो जाए। 5 इसके अंदर सैपल दिखाइए, 5 पेटल दिखाइए, ये भी गैमोसिपेलस है तो जोड़ के दिखाना है। और अगर ये बाई चांस पॉलीसिपेलस होते तो बस ऐसे बना के छोड़ देते, ऐसे बनाकर, लेकिन भाई जो है वही तो दिखाएंगे ना, तो ऐसे जोड़ दिया इनको। अब उसके अंदर 5 ही है पेटल्स, 5 पेटल दिखा देते हैं। जब तक 1-2 बार नहीं बनाओगे याद नहीं होगा। आपने कहा एक बात बताएं सर ये भी जुड़े हैं, हमने अरे वाह तुम तो अब तो बहुत होशियार हो गए, आप हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हो। आपने कहा सर अब तो हम बहुत होशियार हो गए सर, 5 स्टेमन बना दीजिए इसके अंदर। हमने ठीक है कि सर वो, और उसे पेटल से जोड़ देना, तो हमने जहाँ ये जॉइंट है ना वहीं बनाने हैं बस। हमने अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, अब आप बहुत होशियार हो चुके हैं। ये देखिए, और इनको जोड़ना है इससे, ये जुड़ गए। और अंदर सर बाइकार्पलरी दिखा दीजिए हमने, अरे वाह। और बाई लोकुलर है, बाई कार्पलरी है, बाई लोकुलर है, 2 कैविटी है अंदर। ये रहे सीड, ये रही मदर एक्सिस, ये इसका फ्लोर डायग्राम है। तो अब तो साथ साथ बना ही लो वीडियो पॉज कर, लेकिन जब आप फैमिली लिखेंगे ना, आज ही लिखेंगे देखो, तो फिर दोबारा सब कुछ बनाना, ठीक है। सब कुछ लिखना, वेजिटेटिव करैक्टर, फ्लोरल करैक्टर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम। और जब ये ऑफलाइन खुल जाएंगी, ध्यान से सुन लीजिए अब नई बात। अब जो संडे आएगा उसमें आपका टेस्ट होगा, 4th चैप्टर का होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस होगा। जैसे ऑफलाइन शुरू होंगी क्लास, फिर आपके ताबड़तोड़ रिटर्न टेस्ट होंगे, तो रिटर्न की तैयारी करिए। हो सकता है रिटर्न का हम कुछ ऐसा प्लान बनाए, वैसे घर पे रह करके रिटर्न पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किताब खोल के बैठ जाएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, आप बहुत कलाकार लोग हैं। लेकिन हम कुछ प्लान बनाएंगे सोच के कि घर पे भी रिटर्न एग्ज़ाम हो सके। लेकिन इस संडे तैयार रहिए कि जो संडे आने वाला है, 4th कमिंग संडे को, आपको ठीक 9 बजे आपका मल्टीपल चॉइस का है। अब होगा नहीं होगा बार बार हम मैसेज नहीं करेंगे,
अपने आप मैसेज ऐप पर आ जाएगा, आपके ऐप पर मैसेज आ जाएगा। टाइम मिला तो व्हाट्सएप भी करेंगे और 9 बजे आप तैयार रहेंगे। विद इन ड्यू टाइम में आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, चाहे वो एक क्वेश्चन आए, चाहे उसमें 15 आए, चाहे 20 आए। एक क्वेश्चन को टाइम 1 मिनट मिलेगा। हैंड टू हैंड आपको A B सेलेक्ट करके सबमिट करना है और तुरंत 1 मिनट बाद आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा मेरा और मेरे पूरे बैच में किसके कितने मार्क्स हैं। तो 4 चैप्टर तैयार कर लीजिए संडे तक जरूर, चाहे संडे में 1 दिन बचा है, चाहे 4 दिन बचे हैं, चाहे 5 दिन बचे हैं, अच्छे से। फिर उसके बाद 5th का होगा। लेकिन मैसेज नहीं करेंगे, सर आपने टेस्ट बोला था, टेस्ट नहीं हो रहा क्या, ये मैसेज करना बच के रहिए। बार बार हर समय ऑनलाइन रहते हो। हम रात को ना 3 बजे भी जान के चेक करते हैं आपके नंबर, देखा 90% सारे ऑनलाइन चल रहे हैं। पता नहीं क्यों इतनी फ़ोन पे लगे रहते हो। फ़ोन से प्लीज़ दूरी बनाए रखिए, ज़रूरत के हिसाब से काम करिए। अगर आपको देखो सफल होना है तो, अगर आपको बुरी लग रही है हमारी बात, वैसे लगनी तो नहीं चाहिए, पर अगर लग रही है तो इग्नोर कर दीजिए। हमारा धर्म है कहना, आपको बुरी लग रही है इग्नोर कर दीजिए। आप, हमारी क्या वैल्यू है आपकी नज़र में, तो आप छोड़ दीजिए। हज़ारों भाषण देते हैं, कहना सर जी ने भी दे दिया। लेकिन अगर आपको लगता है तो मेरे फ़ायदे की कह रहे तो मान लीजिए। हम उन लोगों में से नहीं है कि कान पकड़ के कहना मनवाएं। हम तो आपके पाले में गेंद डाल रहे हैं। अच्छे लगे मान लीजिए, नहीं लगे मत मानिए। लेकिन आप नहीं मानेंगे तो हम कहना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म है। हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हर किसी को अपना धर्म निभाना चाहिए। ये नहीं कि आप, हमें दिख रहा आप कहना नहीं मान रहे तो हम कहना छोड़ देंगे। बहुत से लोग गुस्से में आके ना कहना ही छोड़ देते हैं, मैं कहूँगा ही नहीं। जब इसे कहना ही नहीं मानना तो भाई वो तो बच्चा है, आप क्यों बच्चे बने हुए हैं। आप अपनी ड्यूटी, अपना धर्म निभाइए। तुम तो अपना धर्म देखो निभाते रहेंगे। आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, बुरा कभी कहेंगे नहीं, ठीक है। बुरा ऐसा कभी नहीं कहेंगे आपको चुभे, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। ऐसी कोई बात नहीं मारेंगे, टोंटबाजी हम करेंगे नहीं, ठीक है। ना तुम्हारी पिटाई करेंगे, ना शिकायत करेंगे। शिकायत किससे करें, जब आपके पेरेंट्स ने ये कह दिया हमें कि सर ये आपका बच्चा, आपको ध्यान रखना, तो अब शिकायत किससे करें, सोच के देखिए। बहुत से पेरेंट्स आते हैं कि सर आप फ़ोन कर देना, पीट देना। हमने पीटते तो जानवरों को है, ये तो इंसान है। क्या फ़ोन कर देना अगर ये कहना ना माने। भाई एक तरफ आप कह रहे हो सर जी आपका बच्चा है, आप इसे संभाल लो, एक तरफ कह रहे हो आप फ़ोन कर देना, पीट देना। अब फ़ोन किससे करें जब हमारा बच्चा आए, जब हमने अपने बच्चे की तरह आपको माना है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं समझ रहे, तो फिर अब बताइए शिकायत किससे करें। हम ही तो आपके गार्जियन हो गए। तो इसलिए आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए आप इसे 10-10 बार लिख के देखना, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं पॉज करके बनाइए जल्दी। लास्ट वाला और देख लीजिए, लिलियसी, वो थोड़ा सा आपको डरा देने वाला है। आपने कहा डरा देगा, हमने कहा अरे अधिकतर को बायोलॉजी का नाम ही डरा देता है, हालांकि आप डरने वालों में से नहीं है। बुक भी देखो कितनी चालाक है, इसमें ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट लिख दिया। भाई जिसमें नहीं है उसमें ये ब्रैकेट लिखना चाहिए था, उसमें उन्होंने लिखा नहीं है, पर कोई बात नहीं, लिख दिया तो हमने भी और आपने भी लिख दिया। एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्चुअल है। लिलियसी फैमिली में लिली याद आ गया होगा। आपने कहा सर वाह, बिल्कुल याद आ गया लिली। हमने पेरियंथ याद आ गया होगा। आपने बिल्कुल गुरुजी आपकी कसम बिल्कुल याद आ गया। हमने कैलिक्स और कोरोला एक जैसे होते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो सर, एक जैसे होते हैं सर, ये सी और ये के। हमने ये भी 3 होते हैं, ये भी 3 होते हैं। तो पेरियंथ 3+3, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो हम इन्हें पेरियंथ बोल देते हैं। जबकि हमने ये डायग्राम दिखाया था, पेरियंथ का मतलब ये नहीं कि ये पेरियंथ है, सेपल तब भी है, पेटल तब भी है, बस वो एक जैसे हैं, ठीक है। 3 ये है, 3 ये है, ये पेरियंथ हो गया। बात पकड़ में आ गई। और ये तीनों क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि तीनों सेपल और तीनों पेटल आपस में लिंक हैं। और कमाल की बात यह है कि इसमें एंड्रोसेमेनी स्टेमन भी 3+3 है। और ये किससे जुड़े, आपको याद करो जरा, कि स्टेमन आपस में जुड़ के मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस, पॉलीएडल्फस बना सकते थे। दूसरा, अगर ये सेपल से पेटल से जुड़ जाए तो एपिपेटैलस से, पेरियंथ से जुड़ जाए तो एपिफाइलस से। तो यहाँ एपिफाइलस कंडीशन है, ये स्टेमन पेरियंथ से जुड़े हुए हैं तो एपिफाइलस कंडीशन हो गई। गाइनोसियम यहाँ पर ट्राइकार्पलरी है, सुपीरियर है। फैबेसी पहली फैमिली थी, सोलेनेसी दूसरी थी, लिलियसी तीसरी थी। यहाँ भी गाइनोसियम था, यहाँ भी था। तीनों सुपीरियर थी, पहली मोनोकार्पलरी, दूसरी बाइकार्पलरी, तीसरी ट्राइकार्पलरी। अब ऐसा मत रट लेना किसी ने ऐसे कह दिया।
उन्होंने कहा अरे वाह, सर ने सिखाया था पहली मोनोकार्पलरी है, दूसरी ये है, भाई ये भी देख लेना, ठीक है, ऐसे मत करा करो बिल्कुल गड़बड़ वाले काम। तो ऐसे लिखा है तो सही है, आपको इंडिविजुअल याद रखना पड़ेगा। अब जरा फार्मूला देखें इसका ध्यान से। 3 बनाएंगे आप पहले ऐसे, पहले हमने बना दिए पैटर्न, उससे थोड़ा आसान से बन जाएगा। ये कोई नहीं कहता आपसे कि पहले वो बनाओ। अब बना दिया हमने 3 सैपल, ठीक है, इनको लिंक भी कर दिया, देखो ये कर दिया लिंक। थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया बुक की तरह, जरूरत नहीं है वैसे, पर बुक कर रही है तो हम भी कर देते हैं थोड़ा सा। और ये तो मदर एक्सिस है, डरने वाला ऑर्डर है। अब 3 बना देते हैं स्टेमन इससे अटैच, 3 बना देते हैं इससे अटैच, ठीक है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर जी। देखो 3 जुड़े हैं बाहर वालों से, सैपल से, 1 2 3, 3 जुड़े हैं अंदर वालों से, पेटल से, 1 2 3, 1 2 3, 3 + 3 है, ठीक है। और ये सैपल और पेटल पेरियंथ है। अब आते हैं यहाँ पर ट्राइकार्पलरी पर। जरा एस्टिवेशन पहचानना, ओ सॉरी प्लेसेंटेशन पहचानना, प्लेसेंटेशन हमने पहचानो भाई, आपको इतने सारे प्लेसेंटेशन पढ़ा दिए थे। ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। आपने कहा अरे सर, हमने सर क्या करेंगे, मार्जिनल था, एक्साइल था, फ्री सेंट्रल था, पेराइटल था, बेसल था, पी प्लांट था, टोमेटो था, याद करो, लेमन था। आपने कहा सर कर लेंगे सर प्लीज़, हमने ठीक है कर लेना जरूर। दिस इज़ द एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो तीनों फैमिली के अच्छे से फ्लोरल डायग्राम, अच्छे फ्लोरल फार्मूला नोट कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, और तीनों फैमिली लिख करके सो जाना। अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। जितनी मेहनत आपने इसमें करी, ये गारंटी है इससे ज़्यादा मेहनत होगी, ठीक है। इसीलिए हमारा फार्मूला पहले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आसान वाले थोड़ा बाद में कर लेंगे तो मज़ा आएगा, पहले टफ वाले निपटा लेते हैं। तो लंबे लंबे चैप्टर हैं। मुलाकात होगी अगली क्लास में, और नाम होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम फ्लावरिंग प्लांट को अंदर से देखेंगे, अंदर से उनमें क्या क्या है।